गुड मॉर्निंग क्लास। हम डिस्कस करेंगे अदर फैक्टर्स आर इफेक्टेड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले हम फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस कर चुके थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बॉन्डेड एटम्स की नेचर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन सारे डिस्कस कर चुके थे। लेकिन उसके अदर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे, हम आज का हमारा टॉपिक है अदर फैक्टर्स विच आर इफेक्टेड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फर्स्ट है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सॉल्युबिलिटी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनका जनरली नेचर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन का। बट क्या होता है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, कोवलेंट बॉन्ड से हमारा मीनिंग क्या है कि इक्वली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी, इक्वली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम लास्ट क्लासेस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड से आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए मस्ट रिक्वायर्ड कंडीशन क्या थी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रेजेंस होनी चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए उन एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में। जबकि क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों की सेम होती है। तो वैसे हमने क्या बोला कि जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करने का। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कोवलेंटली बॉन्ड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन फिर भी वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो वो क्या होगा, इजीली क्या हो जाएंगे, सॉल्यूबल हो जाएंगे वाटर में। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जैसे कोई हमारा कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड है उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे कुछ एटम्स प्रेजेंट हैं जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर ले, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले और इजीली सॉल्यूबल हो जाए। फॉर एग्जांपल अल्कोहल ले हम, तो ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारा क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ R कोई भी एल्किल ग्रुप है और H क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन में यहाँ पे अल्कोहल में ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या करेगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा इस तरीके से। इस तरीके से। तो देखो बात क्या की हमने कि जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सॉल्यूबल इन वाटर बिकॉज ऑफ देयर नेचर आर फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट सम ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोवलेंटली बॉन्डेड। सो जो कंपाउंड, सो देयर इज लेस टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बट क्या होता है कि उन कंपाउंड्स में कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो क्या करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि हम जानते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड है तो लेस टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की। बट क्या करते हैं उन कंपाउंड्स में, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कोवलेंट बॉन्डेड हैं उनमें कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनमें होगी वो वाटर में सॉल्यूबल होंगे। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं तो जनरली वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, लेकिन अब जैसे बात करें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जैसे कि हमारे शुगर्स हैं। शुगर क्या होती है, वाटर में सॉल्यूबल होती है क्योंकि उनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे कि ग्लूकोज C6H6। ठीक है, तो हमारा ग्लूकोज होता है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज है, ये शुगर ही तो है, इसमें भी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस टाइप से तो कुछ स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की। उसकी वजह से क्या होता है हमारा ग्लूकोज, ये मैंने मिडल पार्ट दिखाया ग्लूकोज का, उसमें इस टाइप से OH ग्रुप्स होते हैं। उन OH ग्रुप्स के प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो शुगर्स हैं, वो वाटर में सॉल्यूबल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम कि डाईमेथिल ईथर जो है हमारा, वो वाटर में
कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, जबकि हमारा डाईमेथिल सल्फाइड जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, मतलब कि बहुत कम, लेस सॉल्युबल है। ऐसा इसका रीज़न क्या है कि जो हमारा देखो डाईमेथिल ईथर का मतलब क्या है, इस तरीके से हमारा कोई ये है, तो ये क्या करेगा, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये वाटर के साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। कैसे, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। फॉर एग्जांपल डाईमेथिल ईथर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कैसे करेगा वो देखो, इस तरीके से। देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है H2O और ये है हमारा डाईमेथिल ईथर। तो देखो ऑक्सीजन प्रेजेंस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी, जब ए मॉलिक्यूल में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से बॉन्डेड होंगे। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हाइड्रोजन भी है, तो इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। जबकि बात करें, ये तो बात हुई डाईमेथिल ईथर की, लेकिन अब बात करें डाईमेथिल सल्फाइड, यानी कि इस तरीके से होगा डाईमेथिल सल्फाइड। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने बोला था फर्स्ट क्लास में ही कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी टेंडेंसी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एज वी नो दैट कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलवेज इंक्रीजेज, किससे होती है, सल्फर से, ठीक है। हमेशा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है डाईमेथिल ईथर में। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाती है, वाटर में सॉल्युबल हो जाती है बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि डाईमेथिल सल्फाइड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज देयर इज नो चांस टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन की टेंडेंसी है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल बात हुई हमारी। नेक्स्ट एग्जांपल बात करें कि हमारे बेंजीन रिंग जो होती है, बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम जानते हैं, बट ये क्या होती है, ये सॉल्युबल नहीं होती है वाटर में बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कैसी है, बेंजीन में हमेशा कोवलेंट बॉन्ड्स ही होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या नहीं होती है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। बट कंपेयर करें पिरीडीन से, पिरीडीन हमारे इस तरीके से की स्ट्रक्चर होती है। पिरीडीन में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या प्रेजेंस है, नाइट्रोजन। अब ये वाटर के साथ इस तरीके से बॉन्डेड हो सकता है ना, पिरीडीन में इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो सकता है, बट हमारे बेंजीन में नहीं हो सकता। बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो हमने पहले ही बोला कि जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो किस में, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जिससे कि उनकी टेंडेंसी टू सॉल्युबल इन वाटर इज लेस, ठीक है। तो उनकी टेंडेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है वाटर में सॉल्युबल होने की। पिरीडीन भी हमारा क्या है, ऑर्गेनिक ही कंपाउंड है, बट क्या है, इसमें एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है। वो हेटेरो एटम क्या है, नाइट्रोजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है कंपेयर करें कार्बन से, इसलिए वो क्या करेगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा और पिरीडीन हमारा सॉल्युबल हो जाएगा इन वाटर, ठीक है। पिरीडीन इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, ओके। तो ये हुआ नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब बात करें अदर एग्जाम्पल्स की, तो अदर एग्जाम्पल में देखो जो डाईमेथिल ईथर है, जो डाईमेथिल ईथर है वो क्या होता है, हमारा सॉल्युबल तो है ऑक्सीजन की वजह से, बट लेस सॉल्युबल होता है। कंपेयर करें हम इसे डाईऑक्सेन से, ठीक है। डाईमेथिल ईथर का फॉर्मेशन, डाईमेथिल ईथर का ये था फॉर्मूला, और डाईऑक्सेन का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा इस तरीके से। ये तो एग्जाम्पल हो गया हमारा डाई एथिल ईथर, ये है हमारा, कंपेयर कर रहे हैं हम डाई एथिल ईथर और डाईऑक्सेन के बीच में कंपैरिजन। तो डाईऑक्सेन का फॉर्मूला होता है ये, और डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला होता है ये। लेकिन देखो यहाँ सॉल्युबल तो होगा क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये भी वाटर के साथ क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन इस तरीके से कर लेगा, सॉल्युबल हो जाएगा। बट देखो एथिल ग्रुप है, हिंड्रेंस है, यानी कि हिंड्रेंस है, मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है इस ग्रुप के पास में, तो ये लेस सॉल्युबल हो जाएगा। बट देखो यहाँ पे देखो एथिल ग्रुप तो यहाँ पे भी है, एथिल, ठीक है,
ये देखो इस तरीके से, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और एथिल ग्रुप भी है, फिर भी ये इसके कंपेयर में इससे ज़्यादा सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम है जो क्या करेंगे हमारे इस तरीके से क्या करेंगे, किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, बट यहाँ पे क्या है, एथिल ग्रुप प्रेजेंट है जो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। हिंड्रेंस क्रिएट करने की वजह से ये तो हमारा होता है लेस सॉल्यूबल, बट डाईऑक्सिजन जो होता है उसके पास यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंस है और उसकी टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपेयर देन डाईएथिल ईथर के इसकी टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। तो डाईऑक्सिजन आर मोर सॉल्यूबल देन द डाईएथिल ईथर बिकॉज ऑफ देयर इज टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज हाई कंपेयर टू डाईएथिल ईथर। तो ये क्या है, मोर सॉल्यूबल है ये हमारा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो गई और उससे रिलेटेड सॉल्युबिलिटी की बात हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एसिटिलीन डिसॉल्व इन एसीटोन, ठीक है। यानी कि एसिटिलीन एसीटोन में डिसॉल्व होती है। क्यों होती है? बिकॉज हम जानते हैं कि एसिटिलीन का फॉर्मूला इस तरीके से तो होता है कुछ, sp हाइब्रिड कार्बन है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या है, ज़्यादा है। तो ये हाइड्रोजन हमने पहले ही जब इनके बारे में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जब फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा था तो हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ी थी, तो उसमें ये एग्जांपल लिया था, उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि sp हाइब्रिड कार्बन है तो उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये पार्टिसिपेट करेगा इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या करेगा, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, ये एसीटोन कुछ इसी तरीके से तो होता है हमारा। तो ये क्या करेगा, एसीटोन का ऑक्सीजन ग्रुप और ये H क्या करेंगे, मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसी वजह से जो हमारा एसिटिलीन है इट डिसॉल्व इन एसीटोन बिकॉज ऑफ दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे कनेक्टेड वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हमें इसीलिए तो कह सकते हैं कि एसिटिलीन डिसॉल्व इन एसीटोन। बट क्या होता है, एसिटिलीन जो है क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा पोलर क्या है, सॉल्वेंट है, इसलिए एसिटिलीन जो हमारा है वाटर, एसीटोन में तो सॉल्यूबल होता है बट क्या होता है, वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एसिड, हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा एसिटिलीन है ये एसीटोन में सॉल्यूबल तो होता है और वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता। उसका रीज़न क्या है, एसीटोन में कैसे सॉल्यूबल है वो तो हमने इंडिकेट कर दिया, बट वाटर में सॉल्यूबल क्यों नहीं है, उसका रीज़न ये है कि ये हमारा बहुत ज़्यादा पोलर होता है, क्योंकि sp हाइब्रिड कार्बन है उससे क्या है, हाइड्रोजन कनेक्ट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फॉर्मेशन ले लेगा। लेकिन वाटर का भी एक नेचर होता है कि जब वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल हो तो वो इस तरीके से आयंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है, आयंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं इस तरीके से। जब हम एसिटिलीन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल इस टाइप के आयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसलिए एसिटिलीन क्या है हमारा, डिसॉल्व नहीं हो पाता है वाटर में, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल आपस में ही कंबाइंड होकर इस टाइप के आयंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस टाइप के आयन के फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इस वजह से जो हमारा एसिटिलीन है वो डिसॉल्व नहीं हो पाता है वाटर में, ठीक है। तो इस टाइप से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस पूरे फैक्टर में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग और देयर सॉल्युबिलिटी डिस्कस की। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है विस्कोसिटी। तो क्या होगा, विस्कोसिटी से क्या रीज़न है कि जितने ज़्यादा ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट हो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इस टाइप के जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जितने ज़्यादा किसी ग्रुप में प्रेजेंट होंगे वहाँ टेंडेंसी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन की ज़्यादा होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो हम क्लास क्या बोल रहे थे कि जितने ज़्यादा
किसी भी कंपाउंड में जितने ज़्यादा ग्रुप्स ऐसे प्रेजेंट होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की जिनकी टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी, वो क्या करेंगे, आपस में कॉन्जुगेट होते जाएंगे, और कॉन्जुगेट होते जाएंगे तो उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में कॉन्जुगेट होंगे, तो क्या होगा, उस मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। यानी कि जो ग्रुप्स ऐसे, जो सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी विस्कोसिटी, उसका क्या मीनिंग है कि ऐसे ग्रुप्स, जब किसी कंपाउंड में ऐसे ग्रुप प्रेजेंट हो जिनकी टेंडेंसी क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन की ज़्यादा हो, तो उनकी क्या होगी, उन ग्रुप्स के हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो वो ग्रुप्स आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्जुगेट होते जाते हैं, और उससे क्या होता है, कुछ कंपाउंड की विस्कोसिटी इंक्रीज होती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो देखो, देखो इन ग्रुप्स में क्या है, ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी ज़्यादा है। कहने से मतलब क्या था कि जैसे जैसे ऐसे ग्रुप्स इंक्रीज होते जाएंगे जिनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होती जाएगी, तो वो ग्रुप्स आपस में कंबाइंड होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेंगे, और उस पॉलीमर्स का या फिर ऐसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो जैसे जैसे ऐसे ग्रुप होंगे जिनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी है, वो ग्रुप इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे ही विस्कोसिटी इंक्रीज होंगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे नंबर ऑफ ग्रुप इंक्रीज होंगे जो जिनकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, वैसे वैसे ही हमारी विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी। जैसे कि देखो यहाँ पे CH3 यानी कि डाई मैथिल ईथर है, तो यहाँ पे मेथेनॉल है, तो देखो हिंड्रेंस इसका ज़्यादा है मेथेनॉल से, तो टेंडेंसी मेथेनॉल की ज़्यादा हो गई। उससे भी ज़्यादा देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हिंड्रेंस इससे कम इसमें हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा हो गई। यहाँ पे देखो 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी और भी ज़्यादा हो गई, तो उसके साथ ही हमारी क्या होगी, विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइपोल मूवमेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइपोल मूवमेंट से क्या मीनिंग है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइपोल मूवमेंट कि जब कोई नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे दोनों का इक्वली राइट है। जब हमने सपोज बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज़ की, तो क्या होगा, बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाएगी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बी ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, तो चार्ज जनरेट हो जाएंगे। चार्ज जनरेट होने से क्या हो जाएगा, पोलैरिटी आ गई। पोलैरिटी आ गई तो एक नई टर्म यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस होती है वो है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट्स क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट में क्या होता है, इसे इंडिकेट करते हैं म्यू से, कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर चार्ज और इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वही हमारी डाइपोल मूवमेंट होती है। चार्ज इन दोनों मॉलिक्यूल में से किसी का भी ले सकते हैं, एक का, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही हमारी डाइपोल मूवमेंट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो डाइपोल मूवमेंट या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डिवॉय। ठीक है, डिवॉय इसकी यूनिट होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस पोलैरिटी को बताने के लिए कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल होगा हमारा डाईमेथिल ईथर, मैथेनॉल और वाटर। इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू और इसके लिए डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इसके लिए होती है 5.02, इसके लिए होती है फिर 32.63, फिर होती है इसके लिए 78.54, और इसके लिए डाइपोल मूवमेंट ब्रैकेट में डी, डिवॉय इसकी यूनिट होती है इसलिए ब्रैकेट में डी लिख रहे हैं, इसके लिए वैल्यू होती है 1.30, 1.68 और 1.84। ठीक है, ये इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डाइपोल मूवमेंट की वैल्यूज़ है। देखो फॉर ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है और डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड में पोलैरिटी आ रही है। देखो यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप और ऑक्सीजन है, तो हिंड्रेंस भी है, तो इतना पोलर नहीं है, क्योंकि मिथेनॉल में पोलैरिटी आ जाती है और उससे भी ज़्यादा पोलैरिटी आ जाती है वाटर में। इसकी वजह से इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये थर्ड फैक्टर था हमारा। जैसे जैसे डाइपोल मूवमेंट की
वैल्यू इंक्रीज़ होगी, उसी के अनुसार उसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल लिए। जो नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशंस करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल ईच अदर कंबाइंड होके क्या क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फर्स्ट है हमारी वन डायमेंशनल। ठीक है, वन डायमेंशनल में बात करें फॉर एग्जांपल HF मॉलिक्यूल की, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। देखो इस तरीके से, देखो तो ये मॉलिक्यूल एग्जांपल हो गया HF मॉलिक्यूल का। देखो यहाँ पे जैसे ही हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि ये जो डॉटेड लाइन है ये तो होती है कोवलेंट बॉन्ड, और ये जो डॉटेड क्या, ये डार्क लाइन होती है कोवलेंट बॉन्ड, और डॉटेड लाइन होती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि हाइड्रोजन एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं है, एक वीक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स ही है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो दोनों यहाँ पे दो फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होने की वजह से हाइड्रोजन हमारा एटम है वो सेंटर में ही लोकलाइज्ड रहता है। तो वन डायमेंशनल की बात हो गई। अब बात करें टू डायमेंशनल की, तो टू डायमेंशनल में स्ट्रक्चर कैसी होती है। टू डायमेंशनल की बात करें कि टू डायमेंशनल में एग्जांपल्स और स्ट्रक्चर कैसे लेंगे, तो टू डायमेंशनल की हम बात करें, टू डायमेंशनल का एग्जांपल लें हम ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, जिसमें से हम बोरिक एसिड लें ठीक है, बोरिक एसिड लें, ऑर्थोबोरिक एसिड एग्जांपल लें, बोरिक एसिड लें। बोरिक एसिड में क्या होता है BOH, ऑर्थोबोरिक से बोरिक एसिड जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है। तो टू डायमेंशनल में इसकी स्ट्रक्चर डार्क लाइन से हम जो डार्क डॉट है उससे हम बोरेन को, और इस तरीके से जो है से हम ब्लैंक जो होल्स हैं उनको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, ये क्या है हमारे ऑक्सीजन एटम, ये क्या है ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इस टाइप से। अब देखो इस टाइप से बॉन्डिंग होती है। इस तरीके से टू डायमेंशनल में कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्म होती है हमारे टू डायमेंशनल में। डार्क लाइन, डार्क जो डॉट है बोरेन, ओ क्या ये जो ब्लैंक ये है हमारा OH ग्रुप, और ये दो OH ग्रुप के बीच की बॉन्ड को शो कर रहा है। किसको, दो OH ग्रुप के दो OH ग्रुप हैं कि बिटवीन किसको शो कर रहा है, बॉन्ड को। तो ये तो बात हो हमारी टू डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल का एग्जांपल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आइस। हमारे आइस में क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। उसमें क्या होता है, तीन जो ऑक्सीजन एटम है वो चार हाइड्रोजन एटम से नियर सराउंडेड, चार हाइड्रोजन एटम से क्या होते हैं, सराउंडेड रहते हैं। अब वो किस लाइक केज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। लाइक देखो इस तरीके से, इस तरीके से केज लाइक स्ट्रक्चर का ये ब्लैंक स्पेशीज देख रहे हैं आप। थ्री डायमेंशनल में क्या होता है, टेट्राहेड्रल जैसी स्ट्रक्चर होती है। ऑक्सीजन चार हाइड्रोजन एटम से सराउंडेड रहता है और केज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। से स्पीशीज़ के बीच में ब्लैंक स्पेशीज प्रेजेंट होते हैं और केज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, थ्री डायमेंशनल का आइस। अब फोर्थ टाइप है हमारा क्लेथरेट कंपाउंड। क्लेथरेट कंपाउंड क्या होते हैं, ये भी एक थ्री डायमेंशनली कंपाउंड है। क्लेथरेट कंपाउंड जो है थ्री डायमेंशनली कंपाउंड है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक इनकमिंग पार्टिकल आता है जिसे हम बोलते हैं गेस्ट, और जो केज लाइक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो गेस्ट के जैसे बिहेव करती है। फॉर एग्जांपल क्यूनॉल का एग्जांपल लें तो उसमें क्या होता है, एल्कोहल और ऑर्गन गैस को हीट करने पे
अल्कोहल और ऑर्गन गैस को हीट करने पर क्या होता है, क्यूविनॉल को अल्कोहलिक सॉल्यूशन और ऑर्गन गैस में हीट करते हैं तो क्रिस्टल लाइक क्लेथेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली क्लेथेड कंपाउंड 3 डायमेंशनल होते हैं, जिनमें एक ऑर्गन क्या करता है, ऑर्गन बिहेव करता है गेस्ट के जैसे, और जो पूरी स्ट्रक्चर है वो बिहेव करती है होस्ट लाइक। कैसे, उसके लिए फॉर एग्जांपल हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो इसकी स्ट्रक्चर को देखकर कैसी होती है, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर देखो इस टाइप्स की होती है, कुछ इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड जो है हमारा केज के लाइक बिहेव करता है। इनकमिंग जो पार्टिकल होता है वो होता है हमारा होस्ट, ठीक है, इनकमिंग पार्टिकल होता है होस्ट। इस टाइप से इनकमिंग पार्टिकल क्या होता है, हमारा होस्ट होता है, और वो आने वाले फर्दर इनकमिंग कंपाउंड आर्गन बिहेव लाइक गेस्ट एंड ये दिस केस लाइक स्ट्रक्चर बिहेव लाइक गेस्ट। तो इस टाइप के कंपाउंड क्या है, क्लेथरेट लाइक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये हमारे कंपाउंड किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्लेथरेट लाइक कंपाउंड का, जिसमें इनकमिंग गेस्ट का और ये किसका, होस्ट का बिहेव करता है। तो ये तो हो गए हमारे अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इफ़ेक्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।